देखिए, जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे थे उन सभी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जी आप हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दीजिए जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हैं, एकदम श्योर है कि भैया ये आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हमने आपके लिए लेकर के आए हैं 30 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अगर आप इन 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार करके जाते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लोगों के कम से कम 10 से 12 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हों भाई, इन 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। देखिए हमने क्या किया है, जो आप लोगों की ये 30 बहुविकल्पी प्रश्न है ना, मैंने इसमें फिजिक्स के भी, साथ में केमिस्ट्री के भी और साथ में बायोलॉजी के भी प्रश्न लिए हैं। जो भी स्टूडेंट अगर इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेता है तो भाई साहब आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो स्पेशली 2023 और 2022 और 20 के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब कि इन 3 बोर्ड एग्जाम में, यानी इस वाले बोर्ड एग्जाम में और इस वाले में और इस वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग बराबर पूछे गए प्रश्न हैं। लगभग 30 प्रश्न मुझे मिले हैं। अगर आप इन 30 प्रश्नों को तैयार करोगे, पूरी गारंटी है कि भैया 2024 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का 10 से 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मतलब कि 10 से 12 एमसीक्यू आपको जरूर यहां से देखने को मिलेंगे। देखिए आपके एग्जाम में भैया 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, आपको एक वीडियो से 12 नंबर मिल जाएंगे, तो कहां से कम है बताइए भाई। तो आज की इस वीडियो में हमने लिए हैं मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले छोड़ दो और इन प्रश्नों को तुरंत तैयार कर लो भाई। ठीक है, बहुत आसान तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिजिक्स का पहला प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता, जो लेंस है उसकी क्षमता माइनस का 2.5 डायोप्टर दे रखी है। ठीक है, कह रहा है कि इस लेंस की आपको फोकस दूरी बतानी है, क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो मैं आपको फार्मूला बता भी दूंगा। देखो लेंस की जो क्षमता होती है ना, लेंस की जो क्षमता, उसका फार्मूला होता है P=1/f। ठीक है, आप सभी लोगों को पता भी होना चाहिए भाई। देखो यहाँ पर P जो होता है ये हमारा डायोप्टर में आता है, F हमारी ये फोकस दूरी होती है जो सेंटीमीटर में आती है। भैया P आप लोगों को 2.5 दे रखा है तो आप लिख दोगे 2.5, वो भी माइनस का। ठीक है, और आप यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो ये आपका जो 1 है, ये 1 आपका 100 में होता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में हम यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 100/f सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अब आप क्या करोगे, अब इसको हटाओगे 0 तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 25 चाकू कितना होता है, 25 चाकू 100, तो F इक्वल टू आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो F इक्वल टू कितना आया, -40 सेंटीमीटर। और माइनस किस में होती है फोकस दूरी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अवतल दर्पण में। किसमें भाई, अवतल लेंस में या फिर कह लो अवतल दर्पण में। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 40 सेंटीमीटर और अवतल होना चाहिए, क्योंकि अवतल में ही आप लोगों की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, तो भैया पहला वाला क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद है वीडियो तो लाइक भी कर देना भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं कि भैया 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहां से। ठीक है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, यानी वैद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, तब हमें बताना कि वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तो वैसे अगर आप लोगों की जो वैद्युत धारा होती है वो I से व्यक्त होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है कि भैया अगर P दे दिया जाए और R दे दिया जाए तो इन दोनों से मिल करके जो फार्मूला बनेगा वो भैया धारा का कौन सा फार्मूला बनेगा। यानी वैद्युत धारा निकालनी है, जैसे कि वैद्युत धारा में निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर आप लोगों का सूटेबल रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है P/R, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है कि √P/R, थर्ड दे रखा है √R/P और चौथा दे रखा है कि √P/R। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी √P/R, ये आप लोगों का I = होता है √P/R। तो इसको आप सही कर लोगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद है ऐसे प्रश्न आपने अभी तक देखे नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाले गए क्वेश्चन हैं भाई। ठीक है, जरूर तैयार कर लेना इनको। अब चलो अगला क्वेश्चन, कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में V1 है और V2 है, क्रमशः V1 V2 है। यानी माध्यम 1 में V1 है, माध्यम 2 में कितनी है, V2 है।
तो आप लोगों को बताना है कि माध्यम तब आपको माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष ज्ञात करना है। यानी आप लोगों को अपवर्तनांक ज्ञात करना है माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, यानी 1 का 2 के सापेक्ष। अब जब भी 1 का 2 के सापेक्ष कहे तो आप लोगों को सबसे पहले 2 रखना है और उसके बाद में 1 रखना है। सबसे पहले आप लोगों को मतलब कि 2 में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, और फिर बाद में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी है मेरे भाई? v2 है, और बटे में माध्यम 1 में कितनी है? v1। तो v2 अपॉन v1 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, यानी सेकेंड वाला इसका सही होगा। ठीक है, फिर से बता दें क्या? चलो फिर से बता देंगे, लेकिन भाई अगर आप रिवर्स करके देख लोगे, दोबारा आप समझ लोगे तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिवर्स करके देख लेना, आपका समय बच जाएगा, आपको दोबारा समझ में अच्छे से आ जाएगा कि ये v2 अपॉन v1 कहाँ से आया। ठीक है भाई, चलो 3 प्रश्न हो गए कंप्लीट भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत अपवर्तित किया, यानी विद्युत की आपूर्ति की जाती है, और मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं और प्रतिदिन में विद्युत ऊर्जा खपत होगी। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझा देते हैं। मतलब कोई मकान है भाई, ठीक है, कोई मकान है जहाँ पर प्रतिदिन 200 वोल्ट की जो धारा, मतलब 200 वोल्ट जो विद्युत विभवांतर है वो भेजा जाता है, यानी जो धारा होती है, धारा के साथ में जो विभवांतर वगैरह जाता है वो 200 वोल्ट का जाता है, और उसी में सब कुछ चलता है। तो विद्युत आपूर्ति की जाती है 200 वोल्ट की। तो मकान में, यानी जो मकान है उसमें 100 ओम के और 200 ओम के प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब लगे हुए हैं, एक 100 ओम का है और एक 200 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, जो कि 1 घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं, और प्रतिदिन में विद्युत ऊर्जा कितनी खत्म होगी तो वो आप लोगों को बतानी है। तो भैया आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए आप लोगों का फार्मूला यूज़ होता है, जो कि आप लोगों का होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा V दे रखा है और साथ में आप लोगों का R दे रखा है जो कि ओम है। ठीक है, फार्मूला आप लगाओगे R बराबर V²/P। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लगा दोगे। जब ये पूरा फार्मूला आप लगा दोगे तो आप लोगों को पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं पता चल जाएंगी। अब इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 600 वाट घंटा, यानी प्रतिदिन की जो ऊर्जा खपत होगी ना, विद्युत ऊर्जा खपत, वो 600 वाट घंटा होगी। समझ में आ गया? पूरा प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। सबसे पहले मकान में 200 वोल्ट विद्युत ऊर्जा प्रतिदिन खपत होती है, 200 वोल्ट मकान में जो आपूर्ति है, विद्युत की आपूर्ति, वो 200 वोल्ट है। 100 और 200 ओम के 2 बल्ब लगे हुए हैं, दोनों चलते हैं प्रति घंटा, तो भैया 600 वाट घंटा की खत्म होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगला प्रश्न हमारा फिजिक्स का अगला प्रश्न है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न जो आप लोगों का है, ये 2024 के किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि भैया विद्युत धारावाही जो चालक होता है और उस चालक के कारण जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कैसे करेंगे, तो 4 नियम आपको बताए गए हैं। तो इसमें से कोई एक राइट ऑप्शन होगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि ओम का नियम, कि भैया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखो कि विद्युत धारावाही चालक के कारण जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये लगाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छे से देख लो प्रश्न नंबर 5 को। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चलो इसी को हम, चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसको 5 ही मान लेना। ठीक है, उसको भी 5 और इसको भी 5, एक प्रश्न एक्स्ट्रा मान लो आप लोगों के लिए आ गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। मतलब कि जो धारावाही कुंडली होती है, अगर हम लोग जैसे कोई भी, अगर हम एक कुंडली मान लीजिए, ये कुंडली मान लो है, ठीक है, ये कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या कहा गया कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली। अभी देखो इसको हम घुमा देते तो वृत्ताकार बन जाएगी। तो वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर, अगर इसके हम फेरों की संख्या n गुना बढ़ा देते हैं तो इसके केंद्र पर, यानी जो इसका केंद्र होगा बीच में, जब ये गोल गोल घूमेगा, मतलब इस तरीके से जब ये पूरी गोल गोल हो जाएगी, तो इसके जो केंद्र पर, इसके जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? n गुना बढ़ जाएगा, कि n गुना घट जाएगा, कि n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा?
कि भैया अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो देखो जब हम लोग इसकी n गुना बढ़ा देते हैं, मतलब इसकी संख्या n गुना बढ़ा देते हैं इस कुंडली की, तो आप लोगों का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो n गुना बढ़ जाता है। यानी जितनी हम संख्या बढ़ाएंगे उतने गुना इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर चलो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि R व 2R ओम के प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो। मतलब भैया यहाँ पर अच्छे समझना, सबसे पहले कह रहा है कि एक प्रतिरोध R है, दूसरा 2R है। ठीक है, यानी R व 2R ओम के दो प्रतिरोध हैं, सबसे पहले जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और फिर बाद में इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आप लोगों को बताना है कि R1 तथा समांतर क्रम जोड़ने पर, यानी इन्हें पहले समांतर क्रम में, जो R1 को समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा R1/R2 = 9/2। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब हम लोग इन सभी को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और फिर बाद में इनको जब समांतर क्रम में करेंगे तो 9/2 इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। इसको आप लोग सही कर लोगे, छठे का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब चलो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भैया चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, इसका मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर। आप लोग इसको सही लगा लोगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट एम्पियर होता है। चलो भाई, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है हम लोगों का कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब कोई प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तो सबसे पहले जो प्रकाश की किरण का जो बचाव है वो कौन सा क्षेत्र करता है। पुतली करती है कि पश्चिमाभी पेशियां करती हैं, कि नेत्र लेंस करता है, कि कॉर्निया करती है। तो सबसे पहले जो प्रकाश की किरण का बचाव है ना वो पश्चिमाभी पेशियां करती हैं। ठीक है, पश्चिमाभी जो पेशियां होती हैं यही कहीं ना कहीं प्रकाश की किरण से हमारी जो पुतली होती है उसको बचाती हैं। ठीक है, पश्चिमाभी पेशियां, जब प्रकाश तेज होता है तो पश्चिमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ करके ही हम लोग बड़ी ही आँखी को मींच लेते हैं। ठीक है, तो उस कारण हमारी जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं सिकुड़ जाती हैं और वही हमारे प्रकाश से बचाव करती हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसको टिक लगा लोगे आप लोग। फिर चलो हम लोग देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमें केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी प्रश्न देखने हैं भाई। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की स्थिति होगी, यानी सबसे पहले जो आपका दर्पण है वो अवतल दर्पण है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण है। फिर यहाँ पर क्या आ गया है कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। यानी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है वस्तु से। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है वस्तु से। तो इसका मतलब जो वस्तु होती है वो कहाँ पर होनी चाहिए, वस्तु हमारी कहीं ना कहीं अनंत पर होनी चाहिए, क्योंकि बात हो रही है अवतल दर्पण की। तो वस्तु हमारी कहाँ पर होनी चाहिए, अनंत पर होनी चाहिए। जब अवतल दर्पण लेंगे तो भैया वस्तु जब अनंत पर रखेंगे तभी जा करके उसका जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनेगा तो जैसी बात है वास्तविक बनेगा। ठीक है, उल्टा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, और आप लोगों का जानते हो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि उल्टा बनना है। तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनंत पर बनना चाहिए, अनंत पर वस्तु रखी होनी चाहिए। ठीक है, फिर चलो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। कैसा प्रतिबिंब बनाना है, आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। तो उस कंडीशन में जो वस्तु है वो कहाँ बन सकती है, किस में बन सकती है। मतलब कि आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है काल्पनिक, तो वस्तु किस लेंस में, किस दर्पण में होनी चाहिए। अवतल लेंस द्वारा बनेगा कि अवतल दर्पण द्वारा बनेगा, कि उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा, कि ए और सी दोनों द्वारा बनेगा। वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोगों का उत्तल दर्पण द्वारा बनता है। याद कर लेना इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है,
इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के लिए मैंने बताए हैं। और ये अगर आप लोग फिजिक्स के 10 प्रश्न तैयार कर लेते हो, पूरी गारंटी है कि भैया आपके एग्जाम में 6 प्रश्न फिजिक्स के आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में 6 प्रश्न फिजिक्स से पूछे जाते हैं, तो पूरी उम्मीद है कि भाई आप 6 के 6 सही करके आओगे, क्योंकि भाई 2 से 3 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल जाएंगे और बचे हुए प्रश्न को आप लोग तुक्का मार दोगे तो लगभग आप लोगों के 6 के 6 प्रश्न फिजिक्स के पूरे आपसे मिल जाएंगे यहाँ से, और आप लोगों के नंबर भी पूरे फिजिक्स के आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो को देख लेना। केमिस्ट्री के सारे बहुविकल्पी आप एग्जाम में सही करके आओगे। इसके बाद आप जो आप लोगों की बायोलॉजी होती है उसके भी फिजिक्स के जितने भी साइंस की बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको भी आप अच्छे से करके आओगे और आप पूरे 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में ले करके आओगे। अब चलो हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं भाई केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री जो होती है हमारी, इसमें उपखंड खा आता है आपके पेपर में। इसी तरीके से उपखंड खा में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आएंगे टोटल आप लोगों के 6 मार्क्स के। कितने? 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आप कैसे 6 में 6 पूरे नंबर लाओगे उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पहला प्रश्न समझना होगा। पहला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित में एल्कीन है। आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में एल्कीन कौन सा है। देखो, एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, एल्काइन का मतलब होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप लोगों को देखना है कि भैया डबल बॉन्ड किस में पाया गया है। इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें देखो यहाँ पर भी नहीं है, इसमें देखो यहाँ पर 3 है और 1 है, इसमें भी नहीं। इसमें आपका डबल बॉन्ड पाया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। एल्कीन कौन सा है? CH2 ये हमारा एल्कीन है। इसको टिक लगा लोगे आप लोग। ठीक है, जिसमें भी आप लोगों का डबल बॉन्ड पाया जाता है वही आप लोगों का क्या होता है? एल्कीन होता है। समझ गए? तो पहला केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसको ले लिया क्योंकि ये भाई 2022 में भी एक सेट में आया था और 2023 के तो भाई 2 सेट में पूछा गया था। तो होपफुली ये 2024 की आपको एक ना एक सेट में तो जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता तो आप ही के सेट में आ जाइए, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। चलो फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की, कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से, यानी कि आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के मतलब जो आयन होते हैं उनकी अदला बदली से यौगिक बनते हैं, क्या कहते हैं उसको? ठीक है, कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहा जाता है अपघटन। देखो, इस प्रश्न को थोड़ा समझना भाई। इस प्रश्न में कहा गया कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है जिनमें आयनों के मतलब कि अदला बदली से नए यौगिक बनते हैं, यानी आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। वह कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है कि अपघटन अभिक्रिया होती है कि योगात्मक अभिक्रिया होती है कि वियोजन अभिक्रिया होती है? तो भैया वह आप लोगों की होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया? कि जिसमें आप लोगों के आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। वैसे तो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है जिसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल रहे हैं। उसमें भी क्या होता है कि आयनों के विनिमय से बनते हैं, बट वो यहाँ पर विस्थापन दी गई नहीं है, द्विविस्थापन दी ही नहीं गई है, तो इसका मतलब हम लोग प्रतिस्थापन पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया ये भी गलत है, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन तो ये तो है ही नहीं, तो प्रतिस्थापन को आप लोग टिक लगा लेना। ठीक है, अगर लग रहा है आप लोगों को भैया ये ऑप्शन गलत है तो आप लोग देख लेना, कमेंट करके बताना क्या सही होगा। वैसे द्विविस्थापन सही है बट वो दिया नहीं गया है, तो चलो प्रतिस्थापन को आप लगा सकते हो। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि एक विलयन है जो लाल लिटमस पेपर को भैया नीला कर देता है और इसका पीएच मान आप लोगों को बताना है। भैया आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर कोई लाल लिटमस पेपर को कोई नीला कर दे रहा है तो वो आप लोगों का क्षार होगा, और क्षार होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो भैया 7 से कहता होता है, 7 से प्लस में होता है, यानी 7 से ज़्यादा होता है। तो 8 आप लोगों का राइट होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा यहाँ पर केवल आपका 8 ही दे रखा है, ना तो 6 है भाई, ना तो 3 है, ना तो 1 है। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एक विलयन जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है वह उसका पीएच मान क्षार में होगा, और क्षार हमारा 7 से ज़्यादा होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का 8 हो जाएगा। टिक लगा लो भाई इसको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर CO2 का बनना उदाहरण है। यानी कि जब हम लोग कार्बन को वायु में जलाते हैं, ठीक है, तो CO2 बन जाती है।
तो ये किसका उदाहरण है? तो आप लोगों को आंख मीचकर एक ऑप्शन लगाना है और वह आप लोगों का है संयोजन अभिक्रिया। अब ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर विस्थापन दे रखा है, ये भी गलत है। द्विविस्थापन दे रखा है, ये भी गलत है। वियोजन दे रखा है, ये भी गलत है। तो हम लोगों को सबसे पहले ऑप्शन भी चेक कर लेने हैं। जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि भैया कार्बन को वायु में जलाते हैं तो CO2 बन जाता है, तो इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया? कार्बन को लिया, और अगर हम इसको वायु में जला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वायु में ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तब जा करके हमें CO2 मिल रही है। और दो चीज़ें आपस में क्रिया करके एक चीज़ बनाती हैं, तो ऐसी क्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन भी आप लोगों को देख लेने हैं, इसके बाद आप लोगों को टिक लगाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको जरूर तैयार करके जाना है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ये इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का होता है, CaSO4.2H2O। चलो भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि सामान्य ताप क्रम पर, यानी सामान्य ताप है, ठीक है, और द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। यानी कि सामान्य ताप पर ऐसी कौन सी अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में पाई जाती है? सामान्य ताप होना चाहिए, और अधातु जो है ना, अधातु यानी कि नॉन मेटल, वो हम लोगों की कैसी होनी चाहिए? द्रव अवस्था में, यानी कि तरल अवस्था में होनी चाहिए। तो वो आप लोगों की ब्रोमीन होती है। कौन सी अधातु होती है? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन हमारी अधातु होती है ये तरल अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर। इसको याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखो कि अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये अल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया का मतलब समझते हो? बता देते हैं। एक देखो, इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं देखने, सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी अगर आपसे दहन अभिक्रिया की बात कर दी तो आप लोगों को ये देखना है जो उत्पाद बनेगा, यानी जो हमारा उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसमें CO2 निकलनी चाहिए, बस बात खत्म। अब सबसे पहले आप उत्पाद यानी प्रोडक्ट को देखोगे तो इसमें देखोगे CO2 नहीं बन रही है, इसमें भी CO2 नहीं बन रही है, इसमें CO2 बन रही है, इसमें नहीं बन रही। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी CH4+O2 क्रिया करके CO2 और ऊष्मा एवं प्रकाश बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये हमारी दहन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल यानी एक क्रिया है। ठीक है, तो 17वें का राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा। लगा लिया टिक। सारे प्रश्नों को नोट करते चलना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब भाई तुरंत कर लेना। ठीक है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है एग्जाम से पहले। 18 नंबर प्रश्न है कि कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कीजिए। यानी आपको क्या करना है? सुमेलन करना है, मतलब कि आपको मैचिंग करनी है। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरण से कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को दे दिए गए IUPAC का नाम, और यहाँ पर उनका दे दिया गया स्ट्रक्चर, उनकी संरचना। आप लोगों को 1 नंबर का प्रश्न आता है, और इस प्रश्न को आप लोग मात्र और 100% श्योर हो कि इसी टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न आता है। बस इसमें जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन वो भी मैं आपकी ट्रिक से बता दूंगा। 1 नंबर आप मात्र 2 से 3 सेकंड में या फिर 4-5 सेकंड में कैसे प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले ध्यान समझना कि एल्डिहाइड की अगर बात कर दे, एल्डिहाइड समूह की अगर आप बात कर दे, या फिर एल्केन समूह की अगर बात कर दे, या कार्बोऑक्सिलिक समूह की बात कर दे, या फिर हेलो एल्केन समूह की बात कर दे, तो हेलो एल्केन में क्या होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन होता है। तो देखो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका सुमेलन इससे हो जाएगा। कार्बोऑक्सिलिक समूह में क्या होता है भैया? ये कार्बोऑक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोऑक्सिलिक अम्ल में आपका COOH होता है सिंगल बॉन्ड के साथ। COOH आपका कहाँ दिख रहा है मेरे भाई? COOH आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखो C1 2H, और ये इसका सुमेलन इससे कर दो। एल्केन का मतलब होता है, एल्कीन का मतलब देखो, एल्केन का मतलब होता है सिंगल आबॉन्ड, और एल्कीन का मतलब होता है डबल आबॉन्ड, और एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल आबॉन्ड। तो एल्केन का कौन सा हो जाएगा इसमें? एल्केन आप लोगों का यहां पर देख सकते हो कौन हो जाएगा। देखो एल्केन, समझ रहे हो ना? एल्केन कह रहा है भाई, एल्केन। देखो सबसे पहले एल्डिहाइड को लगा देते हैं, तो एल्डिहाइड आप लोगों का यहां पर ये हो जाएगा, एल्डिहाइड आप लोगों का ये हो जाएगा। और एल्डिहाइड में आप लोगों को याद रखना है कि इसमें CHO होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है,
और आप लोगों का बच जाता है ये, तो एल्केन का ये वाला हो जाएगा। एक मिनट, ये देखो डबल बॉन्ड दे रखा है, तो इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं लिखने में मिस्टेक कर दी है। तो एल्केन नहीं, यहाँ पर आप लोगों का एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, और एल्केन में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जो कि यहाँ पर गलत होगा। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और आप देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया भी गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे वाले का ये वाला सही हो जाएगा, चौथे वाले का ये वाला, ये चौथा वाला हो जाएगा, ये तो आपका दूसरा वाला है। ठीक है, एंड ये आप लोगों का तीसरा वाला है, पहला वाला अल्डिहाइड आप लोगों का ये है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से पूरा आप लोगों ने सुमेलन कर दिया, मैचिंग पूरी कर दी, और यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सुमेलन वाला। 24 में आपको होपफुली क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इस प्रश्न को आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एक प्रश्न हमने दिया आपको केमिस्ट्री का HW के लिए, इसको आपको कमेंट करके बताना है। जो भी कमेंट करेगा उसकी फाइनली कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये 2023 में 2 सेट में आया था। उठा लिया इस प्रश्न को, 24 में होपफुली पूछा जा सकता है। कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो भाई, अब हम बात करने वाले हैं आगे के प्रश्नों की। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देख लिए, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन की। ठीक है, चलो भाई, तो उपखंड ग में आते हैं बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन। लगभग आपके एग्जाम में 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो कि आप लोगों के 1 नंबर के होते हैं, तो 7 मार्क्स के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो भाई, बायोलॉजी देखने वाले हैं। तो बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पत्तियों पर कलियां कहाँ से विकसित होती हैं? तो पत्तियों पर जो कलियां होती हैं वो ब्रायोफिलम से विकसित होती हैं। किससे? ब्रायोफिलम से। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। तो 2 DNA तंतु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। एकदम से कहोगे तो ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा। ठीक है, तो इसको याद कर लोगे, ऑप्शन नंबर 3 को। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी जैव विकास का जो सिद्धांत था ये किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर जॉन मेंडल, अमृता देवी विश्नोई और स्टैनले मिलर। तो जैव विकास का जो सिद्धांत था ये चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था, स्टैनले मिलर ने नहीं। ठीक है, जैव विकास का सिद्धांत किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो पौधे में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है, और जो जल का स्थानांतरण होता है वो जाइलम द्वारा होता है। तो बात कर रहा है यहाँ पर भोजन की। तो पौधे का जो भोजन द्वारा, यानी भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा, याद कर लोगे। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। इसको याद कर लोगे भाई। फिर अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसमें जो सामान्य रक्तदाब होता है कितना होना चाहिए? 140/80, 120/80, 135/100, 125/15। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है। ठीक है, क्या लगता है? यही राइट ऑप्शन होगा? कमेंट करके बताना, मुझे तो यही राइट ऑप्शन लग रहा है। 26 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और बायोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, और उम्मीद है ये प्रश्न आपने जरूर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये 2022 में आए हैं और 23 में पूछे गए हैं। इसके पहले प्रश्न ये नहीं आए हैं। तो होपफुली थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे 2024 में भी भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि मटर के शुद्ध लंबे पौधे हैं, जो मटर के शुद्ध लंबे पौधे होते हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल T और कैपिटल T से। ठीक है, जो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं, और शुद्ध बौने पौधे होते हैं उन्हें स्मॉल t से प्रदर्शित करते हैं। जब इनके मध्य आपस में संकरण कराया जाता है तो उनसे जो प्राप्त संतानें होती हैं, संतति होती है, वो कैसी होती है? तो सभी लंबे प्राप्त होते हैं कि सभी बौने प्राप्त होते हैं कि आधे लंबे और आधे लंबे और बौने प्राप्त होते हैं कि 3/4 लंबे 1/4 बौने प्राप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है बायोलॉजी का एग्जाम्पल के लिए, यानी HW के लिए। जरूर बताना भाई, एक एक क्वेश्चन बताया, ज़्यादा नहीं बताया। तो इसका HW है, कमेंट करोगे, आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि सामान एक लिंगी पर पौधा जो होता है उसमें नहीं पाया जाता है, यानी सामान एक लिंगी पुष्प पर नहीं पाया जाता है। बाह्यदल नहीं पाए जाते हैं, पुंकेश्वर की पंखुड़ी नहीं पाई जाती, कि वार्तिकाग्र नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो बताइए, कमेंट करके बताइए, इसका भी राइट ऑप्शन बताइए। देखिए बताइए, बादल होगा कि पुंकेश्वर होगा कि पंखुड़ी होगी कि वार्तिकाग्र होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। इसका राइट ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा क्या होगा भाई इसका राइट ऑप्शन। सामान्य, चलो कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। वैसे मैं आपको एडिटिंग में बता दूंगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। कहीं से गूगल वगैरह से देख लेना, कमेंट करके बताना, याद नहीं आ रहा है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, याद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 29। अब चलो अगला प्रश्न हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 30 कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, फाइनली आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया, तो इस तरीके से देखिए आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया जो स्पेशली 2023 के बोर्ड एग्जाम में, 22 के बोर्ड एग्जाम में और 20 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे प्रश्न, वो 30 प्रश्न मैं आपको प्रीवियस ईयर से छांट करके लाया हूं। अगर कहीं ना कहीं आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप लोगों का जो साइंस का पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का, वहां पर बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। केवल इस वीडियो को ही देख करके आप बोर्ड एग्जाम में अपने 10 से 12 प्रश्न सही करके आओगे और बचे हुए प्रश्नों को आप लोग आसानी से तो कर ही लोगे तुक्का वगैरह मार के, तो 20 में 20 नंबर भाई आप लोगों के पूरे आ जाएंगे, ठीक है। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हुए सब्सक्राइब कर लेना तुरंत, ठीक है। चलो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक।